हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ओलिगोपोली के मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। ओलिगोपोली की मार्केट सिचुएशन कैसे मार्केट सिचुएशन है जहां पर आपके कुछ ही लार्ज सेलर्स होते हैं। प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। एग्जांपल्स ऑफ ओलिगोपोली की बात करें तो कुछ एयरलाइंस जो एग्जिस्ट करती हैं उनको हम ओलिगोपोली में काउंट कर सकते हैं, जैसे कि एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस। फिर इन फर्म्स में जहाँ ओलिगोपोली पाई जाती है, इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलता है और इंटरडिपेंडेंस के कारण ये अपने जो प्राइजेज़ हैं उनको डिसाइड करने में भी कम्प्लीटली फ्री नहीं होते, बल्कि एक दूसरे को देखकर, एक्शंस और रिएक्शंस को देखकर ये प्राइस डिसाइड करते हैं। और इनके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। ये फर्म्स चाहे तो आपस में कम्पीट कर सकती हैं और चाहे तो एक दूसरे से कॉपरेट कर डिसीजंस यूनानिमसली ले सकती हैं। और इसी ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर का एक स्पेशल केस है ड्यूओपोली, जहाँ पर मार्केट में दो डोमिनेंट फर्म्स होती हैं। फिर हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली की। पहला फीचर है कि फ्यू सेलर्स एंड मैनी बायर्स, यानी कि कुछ ही सेलर्स होते हैं जो इंडस्ट्री में डोमिनेट करती हैं। कुछ फर्म्स होती हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स में, तो जैसे मारुति है, होंडाई है, टाटा है, वो ज़्यादातर 90% ऑफ आपके स्मॉलर सेगमेंट की जो कार्स हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं, तो वहाँ ओलिगोपोली देखने को मिलती है। लेकिन बायर्स बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, हमने कहा था कि प्रोडक्ट आपका जो है ओलिगोपोली के अंडर वो होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। यदि होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा, जैसे सीमेंट की बात करें, तो उसे हम प्योर या परफेक्ट ओलिगोपोली कहते हैं। इसके ठीक विपरीत यदि आपका प्रोडक्ट है जो वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, यानी किसी तरह की कोई चीज़ें अलग पाई जाती हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स की बात कर लें, तो वहाँ पर आप ओलिगोपोली को कहते हैं इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। फिर है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। हमने पहले भी कहा था कि इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलती है क्योंकि मार्केट में फ्यू फर्म्स होती हैं और एक दूसरे को देखकर वो आउटपुट और प्राइस से रिलेटेड डिसीजंस ले सकती हैं। उनके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, वो कम्पीट भी कर सकती हैं और कॉपरेट भी कर सकती हैं। अगर एक फर्म अपने प्राइस को लोअर करेगी तो दूसरी फर्म भी प्राइस को लोअर कर देगी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री में सारी फर्म्स अपने प्राइसेस को लोअर करने लग जाएंगी। प्राइस कट काफ़ी कॉमन हो जाएगा सारी फर्म्स के बीच में, और ऐसे में जितने भी फर्म्स हैं उनका जो प्रॉफिट है वो कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि फ्यू फर्म्स मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं और उनके जो प्रोडक्ट हैं वो क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं। तो ओलिगोपोली में फर्म के पास जो पावर होती है प्राइस और आउटपुट को डिसाइड करने की, वो कम्प्लीटली नहीं होती है, बल्कि वो बाकी फर्म्स के एक्शंस और रिएक्शंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस यहाँ फर्म्स में देखने को मिलती है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी पाया जाता है, यानी कि फर्म्स के जो साइजेस हैं वो सारे अलग अलग पाए जाते हैं। कोई फर्म लार्ज सेगमेंट में पाई जा सकती है जबकि बाकी फर्म स्मॉल मिल सकती हैं। जैसे मारुति की बात करें तो 86% तक स्मॉल कार का सेगमेंट मारुति के हिस्से आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और टाटा कंपैरेटिवली कम सेगमेंट को कैप्चर कर पाता है स्मॉल कार्स की यदि बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ फर्म्स हैं और प्रोडक्ट कैसे हैं, क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं, तो ऐसे में जो प्रोडक्ट है उसको यदि आप ज़्यादा बेचना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत होती है अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने की, और इस पब्लिसिटी के लिए जो फर्म्स हैं वो एडवर्टीजमेंट का सहारा लेती हैं। एलिमेंट ऑफ मोनोपोली भी यहाँ पर देखने को मिलता है ओलिगोपोली में, क्योंकि यदि आप बात करें डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स की या इम्परफेक्ट ओलिगोपोली की, तो प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, हालांकि वे क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं, लेकिन ब्रांड लॉयल्टी भी देखने को मिलती है ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स, क्योंकि कई बार एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करके कस्टमर सेटिस्फाई होता है और उस ब्रांड के लिए लॉयल हो जाता है। ऐसे में जब ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो जाती है कस्टमर्स की किसी पर्टिकुलर ब्रांड के प्रति, तो ओलिगोपोली में भी मोनोपोली का एलिमेंट आ जाता है और अपने ब्रांड को कंट्रोल कर सकती है। ऐसे में फर्म्स और मोनोपोली प्रॉफिट कुछ हद तक अर्न कर सकती है। एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस रिजिडिटी। अब ओलिगोपोली में प्राइस रिजिडिटी का एलिमेंट आपको देखने को मिलता है, यानी प्राइसेस बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी बात की थी, यदि कोई एक फर्म प्राइसेस को लोअर करेगी तो बाकी फर्म्स भी प्राइसेस को लोअर कर सकती हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिमांड, और जनरली प्राइस राइज की टेंडेंसी देखने को नहीं मिलती
तो ऐसे में जो प्राइस फॉल का डिसीज़न फर्म लेती है उससे उसको इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बाकी फर्म्स भी प्राइस फॉल कर सकती हैं। तो ऐसे में एक टेंडेंसी पाई जाती है कि जो प्राइस एक बार फिक्स कर दिया जाए, फर्म्स ज़्यादातर उसी के साथ स्टिक होकर चलना चाहती हैं। कीन कंपटीशन बिटवीन द फर्म्स। अब फर्म्स क्योंकि कुछ ही आपके मार्केट में अवेलेबल होती हैं और सबके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, ऐसे में फर्म्स के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। और किसी एक फर्म से नंबर ऑफ़ सेलर्स पर हालांकि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर ऑफ़ सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ सेलर्स किस तरीके से अपना डिसीज़न लेते हैं उससे इमीडिएटली अफेक्ट पड़ता है फर्म्स पर, सेलर्स पर नहीं, फर्म्स पर। इसीलिए फर्म्स जो है वो देखकर डिसीज़न लेती हैं, बाकी फर्म्स के जो डिसीजंस हैं उनके अकॉर्डिंग डिसीज़न लेती हैं और एक दूसरे से कम्पीट कर ज़्यादातर जो सेलर सेगमेंट है उसको कैप्चर करना चाहती हैं। लेकिन ये जो डिसीजंस हैं, कभी प्राइस कम करने का फर्म डिसीज़न ले ले या कोई अन्य डिसीज़न ले ले, तो बाकी फर्म्स भी अपने जो डिसीजंस हैं उस फर्म के अकॉर्डिंग चेंज करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसके कारण मार्केट में एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट पाया जाता है। कोई आप फिक्स प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते कि एक फर्म किस तरीके से डिसीजन लेगी और उसको के डिसीजन के प्रति दूसरी फर्म्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगी। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट मोटिव। अब परफेक्ट कंपटीशन की आप बात कर रहे थे, मोनोपोली की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जो प्रोड्यूसर और या फर्म था उसका प्योर मोटिव क्या था कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता था। लेकिन इसके अलावा ओलिगोपोली में सेल्स मैक्सिमाइजेशन या रिस्क मिनिमाइजेशन या सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन जैसे और भी मोटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। सम बैरियर्स टू एंट्री। ओलिगोपोली में कुछ फर्म्स हैं और बाकी फर्म्स इतनी ईजिली आपकी इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन बैरियर्स वहाँ देखने को मिलते हैं। क्योंकि एग्जिस्टिंग फर्म जो है वो हो सकता है इकनॉमीज़ ऑफ स्केल का फ़ायदा उठा रही हों, उनकी कॉस्ट एब्सोल्युटली कंपैरेटिवली ओल्ड फर्म होने के कारण कम आ रही हो, उनके पास किसी तरह के पेटेंट राइट्स असाइन हो, रॉ मटेरियल पर उनका कंट्रोल हो, तो कुछ ना कुछ बैरियर्स आपकी बाकी जो नई फर्म्स मार्केट में एंटर करना चाहती हैं उनके लिए देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोपोली की। ओलिगोपोली को किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है? परफेक्ट और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। पहली बात, जहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं सारे फर्म्स के, वो आपकी परफेक्ट ओलिगोपोली कहलाती है। जहाँ पर जो फर्म्स के प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है उसे हम इम्परफेक्ट ओलिगोपोली कहते हैं। दूसरा है ओपन और क्लोज्ड ओलिगोपोली। अगर किसी तरह की फर्म्स की एंट्री पर कोई बैरियर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है, ईजिली फर्म इंडस्ट्री में आ सकती हैं, तो आप ओपन ओलिगोपोली कहते हैं। लेकिन हमने बात की कि कुछ ना कुछ बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो किसी तरह का भी कोई भी टेक्नोलॉजिकल लीगल बैरियर एग्जिस्ट यदि करता है फर्म की एंट्री पर, तो वो क्लोज्ड ओलिगोपोली कहलाएगी। फिर है पार्शियल या फुल ओलिगोपोली। पार्शियल ओलिगोपोली ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कोई एक फर्म डोमिनेंट हो जाती है और प्राइस लीडर कहलाती है, क्योंकि डोमिनेंट फर्म ही प्राइस को डिसाइड करती है, बाकी फर्म्स उसके अकॉर्डिंग अपना प्राइस डिसाइड करती हैं। और फुल ओलिगोपोली जहाँ पर सारी फर्म्स एक सिचुएशन में होती हैं और जहाँ पर कोई भी फर्म डोमिनेंट नहीं होती, प्राइस लीडर नहीं होती। फिर है कोलिजिव और नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। कोलिजिव ओलिगोपोली की यदि आप बात करते हैं तो यहाँ कोलिजन का एलिमेंट पाया जाता है, यानी सारी फर्म्स एक दूसरे के साथ कॉपरेट करती हैं और मिलजुल कर प्राइस डिसाइड करती हैं और कॉमन प्राइस पर कम्पीट करती हैं एक दूसरे के साथ। नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली की बात करें यदि, तो फर्म्स एक दूसरे के साथ किसी तरीके का कोई कॉपरेशन नहीं करती प्राइस डिसाइड करने में। हर फर्म इंडिपेंडेंटली प्राइस से रिगार्डिंग अपना डिसीजन स्वयं लेती है। फिर बात आती है एमर्जेंस ऑफ ओलिगोपोली क्यों होती है, क्या रीजंस एग्जिस्ट करते हैं। पहला रीज़न है इनोवेशन। अब क्योंकि कुछ फर्म्स मार्केट में एंटर कर चुकी होती हैं और कुछ फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, तो वो मेजर इन्वेंशंस और इनोवेशंस पर फोकस करती हैं, रिसर्च पर फोकस करती हैं और उन इनोवेशंस के कारण वो अपनी इंडस्ट्री में डोमिनेंस को बनाए रखना चाहती हैं, अपनी रेपुटेशन को, अपने नेम को क्रिएट करती हैं इंडस्ट्री में, और इस वजह से बाकी फर्म्स मार्केट में इतनी ईजिली नहीं आ पाती। दूसरा इकनॉमीज़ ऑफ स्केल है,
क्योंकि फर्म काफ़ी समय से इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर रही होती है, तो वो लार्ज स्केल पर भी प्रोडक्शन कर सकती है और एक सब्सटेंशियल आउटपुट प्रोड्यूस करने के कारण, टोटल मार्केट का एक सब्सटेंशियल परसेंटेज प्रोड्यूस करने के कारण डिमांड का जो फर्म है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट करती है, जो कि किसी भी नई आने वाली स्मॉल फर्म्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। कंट्रोल ऑफ एन एसेंशियल रिसोर्स, यानी कि जो फर्म्स मार्केट में कुछ एंटर कर गई होती हैं, उनका हो सकता है कि एसेंशियल रिसोर्सेज पर कंट्रोल हो जाए, जिसके कारण ओलिगोपोली देखने को मिलती है। जैसे ऑयल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ओपेक कंट्रीज़ का कंट्रोल आपको सप्लाई ऑफ ऑयल पर देखने को मिलता है। लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड पेटेंट्स, अब ओलिगोपोली लीगल रिस्ट्रिक्शन या पेटेंट के कारण भी एग्जिस्ट कर सकती है। पेटेंट के कारण नई फर्म के लिए मार्केट में एंटर करना मुश्किल होता है और कंप्लीटली एक्सक्लूसिव कंट्रोल हो जाता है किसी रिसोर्स पर उस फर्म का जिसके पास पेटेंट होता है। फिर सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन, अब यदि ब्रांड्स, आपकी जो फ्यू ब्रांड्स हैं, फ्यू फर्म्स हैं जो मार्केट में एंटर कर गई हैं, वो सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन कर पा रही हैं, यानी कि वो नए नए प्रोडक्ट्स की वैरायटी कंज्यूमर को अवेल करा पा रही हैं एट अ लोअर प्राइस। तो ऐसे में नई फर्म्स के लिए एंटर करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो कम ल्यूक्रेटिव ऑप्शन रह जाएगा नई फर्म्स के लिए एंटर करने के लिए। लार्ज फिक्स कॉस्ट, अब बहुत सारी आपके सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर नई इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए लार्ज फिक्स कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो नई फर्म कोई भी जब इस तरह की इंडस्ट्री में प्रवेश करती है तो उसके लिए ये अपने आप में एक डिस्करेजमेंट होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा लगाकर रिस्क उठाना नई फर्म के लिए ईजी नहीं होता। मर्जर्स, मर्जर्स के कारण भी ओलिगोपोली क्रिएट हो जाती है। कई बार बहुत सारी फर्म्स मार्केट में होती हैं, इंडस्ट्री में होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा फर्म्स एक साथ कंबाइन हो जाती हैं तो वो मर्जर अपने आप में ओलिगोपोली को जन्म देता है। इस प्राइस एंड आउटपुट अंडर ओलिगोपोली इनडिटर्मिनेट, क्या प्राइस और आउटपुट को डिटर्मिनेट नहीं किया जा सकता ओलिगोपोली में? कोई जनरल थ्योरी हालांकि एग्जिस्ट नहीं करती है जो प्राइस और आउटपुट के डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन कर पाए हर तरह की ओलिगोपोली सिचुएशंस में। जनरली यही माना जाता है कि प्राइस और आउटपुट ओलिगोपोली में इनडिटर्मिनेट रहता है। इनडिटर्मिनेट क्यों रहता है? क्योंकि कुछ ही फर्म्स मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं जिनके प्रोडक्ट आपस में सब्सटीट्यूट होते हैं क्लोज, और ये फर्म्स इसीलिए इंटरडिपेंडेंस का एलिमेंट रखती हैं, और इंटरडिपेंडेंस का एलिमेंट रखने के कारण अपने प्राइजेस और आउटपुट को डिसाइड करने में दूसरी फर्म्स के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं। जब मोनोपोली और कंपटीशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पर फर्म्स अपने आप प्राइस डिसाइड कर, मोनोपोली में फर्म अपने आप प्राइस डिसाइड कर सकती है, कंपटीशन में इंडस्ट्री द्वारा फिक्स प्राइस आपको लेना पड़ता है एज अ फर्म। तो वहाँ डिमांड और सप्लाई को डिटर्मिनेट करना कंपैरेटिवली इजी होता है, और वहाँ डेफिनेट डिमांड कर्व्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ओलिगोपोली में क्योंकि डिसीजंस फर्म के एक दूसरे से अफेक्ट होते हैं, किस तरीके से एक फर्म रिएक्ट करेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बाकी फर्म्स कैसे रिएक्ट करेंगी। तो इससे एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट पाया जाता है, जिसके कारण आप कोई डेफिनेट प्राइस या आउटपुट का जो है वो डिटर्मिनेट नहीं कर सकते, और बहुत ही मुश्किल है कि आप ओलिगोपोलिस्ट होकर किसी डिमांड कर्व पर सर्टेन पहुंच पाए, क्योंकि ओलिगोपोलिस्ट फर्म्स एक दूसरे पर डिपेंड करने के कारण ये नहीं सोच पाती कि किस तरीके से उनके राइवल फर्म्स हैं जो वो उनके एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन देंगी, और ऐसे में डिमांड को एस्टिमेट करना बड़ा ही टफ टास्क है। मेन रीजंस क्या हैं जो इन आउटपुट और प्राइस को इनडिटर्मिनेट बनाते हैं? पहली चीज़ डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स। अब राइवल्स हैं, कुछ फर्म्स हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि कौन सी फर्म किस तरीके से बिहेव करेगी। एक फर्म ने कोई डिसीज़न लिया है, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है कि हम डेफिनेट पैटर्न्स को बिहेवियर ऑफ फर्म के एग्जामिन कर सकें। हो सकता है सारी फर्म्स कोऑपरेट करें और मिलकर प्राइस डिसाइड कर लें, हो सकता है सारी के सारी फर्म्स compete करें और प्राइस वार देखने को वहाँ पर हमें मिले। तो इन सब अलग अलग बिहेवियर में अलग अलग प्राइस और आउटपुट डिटर्मिन होगा। इनडिटर्मिनेट डिमांड कब रहेगा? क्योंकि आप प्राइस और आउटपुट के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते। इंटरडिपेंडेंस के कारण फर्म
के एक्शन के अपोजिट बहुत सारे रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं। मान लीजिए एक फर्म प्राइस कम करके अपनी सेल को बढ़ाना चाहती है, ऐसे में दूसरी फर्म्स भी उसके डिसीजन को देखते हुए प्राइस को कम कर देंगे, और उस फर्म की जिसने प्राइस पहले कम किया था, सेल इतनी नहीं बढ़ पाएगी जितना उसने सोचा था, क्योंकि बाकी फर्म्स ने भी प्राइस को कम कर दिया है। तो ऐसे में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में एक फिक्स रिलेशन निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके एक्शन या आपके डिसीजन पर वो कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करता, बल्कि राइवल फर्म्स के रिएक्शंस पर भी डिपेंड करता है।